हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को मुरली ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी हिंदी में कहें तो मादा में जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मादा में जनन तंत्र के बारे में। तो मादा में जनन तंत्र के पूरा डायग्राम यहाँ पे हम लिख दिए हैं, प्लस में डायग्राम को बना दिए, इसका नामकरण कर दिए, इसके बारे में पॉइंट्स को शामिल कर दिए हैं और खूब बढ़िया से जो है इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने का पूरी कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में जो है क्या क्या चीज को हम जो है शामिल किए हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें मेन हेडिंग जो लिखा गया है मादा में जनन तंत्र। क्या लिखा गया है? मादा में जनन तंत्र। देखिए आप लोग के लिखा हुआ दिखाई भी पड़ रहा होगा कि लिखा हुआ है मादा में जनन तंत्र। फिर जो है इंग्लिश में इसी को लिख दिया गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मादा में जनन तंत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे? मादा में जनन तंत्र। चलिए, मादा में जनन तंत्र जो है किस तरह का होता है ये पूरा डायग्राम यानी बना दिए हैं। यानी बोल सकते हैं कि हम लोग के बॉडी में जिस तरह से किडनी होता है, जिस तरह से लीवर मौजूद होता है, जिस तरह से हम लोग के बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट यानी अमाशय, पैनक्रियाज, ये टोटल शामिल हम लोग के बॉडी में है, उसी तरह से जो है हम लोग का एक अंग और होता है जो कि महिला में होता है। इस अंग का नाम है, क्या नाम है? तो मादा में जनन तंत्र, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका नाम है। यानी बोल सकते हैं कि हम लोग को भोजन पचने के लिए एक मशीन है जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र। उसी तरह से जो है एक बच्चा पलने का एक मशीन है, उस मशीन का नाम है मादा में जनन तंत्र। चलिए, इतना बात तो आप लोग बात समझ गए होंगे। बोलिए, अगर ना समझ में आएगा बात तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ इतना से भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, तब जो है हम लोग जो है इससे भी बेहतर हम जो है वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये आप डायग्राम देख रहे होंगे। डायग्राम में आपको सारा नाम लिख दिया गया है कि कहाँ पे कौन सी है, यानी गर्भाशय कहाँ है, अंडाशय कहाँ है, अंडाणु कहाँ है, फंडस कहाँ है, फेलोपियन नलिका कहाँ है, फिम्बरी क्या है, फिर वो इसमें लिख दिया है कि इंडोडर्मिक क्या है, मेसोडर्मिक क्या है, योनि क्या है, ग्रीवा क्या है। ये सब जो है शामिल इसमें कर दिया गया है। तब इसमें जो है हम लोग बारी बारी से जो है पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जो हम इस वीडियो में शामिल करेंगे किसके बारे में? अंडाशय के बारे में, और दूसरा जो है फेलोपियन नलिका के बारे में। यानी मुख्य रूप से इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, एक अंडाशय के बारे में, दूसरा जो है हम लोग फेलोपियन नलिका के बारे में पढ़ेंगे। यानी दो टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगला टॉपिक जो है हम लोग दूसरा चीज़ को कवर करेंगे, जैसे कि आपका अंडाणु के बारे में कवर कर देंगे, ग्रीवा के बारे में कवर कर देंगे, योनि के बारे में कवर कर देंगे। यानी बारी बारी से जो है हमको वीडियो लाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड भी मेरा छोटा है और वीडियो भी ऐसे भी लॉन्ग हो जाता है। इतना नेट उपलब्ध होता नहीं है कि हम पूरा वीडियो जो है लॉन्ग बना करके आप लोग को दे सके। तो अगर आप शेड्यूल से देखिएगा, पार्ट बाई पार्ट वीडियो देखिएगा, तो आपको सभी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 वीडियो होने वाला है, और इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे अंडाशय के बारे में और दूसरा फेलोपियन नलिका के बारे में। यानी अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा आपका फेलोपियन नलिका के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या क्या लिखे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ हेडिंग लिख दिए हैं अंडाशय। क्या लिखा है? अंडाशय। अंडाशय के बारे में लिखा गया कि इसका संरचना जो है, बनावट जो है, यानी आकार जो है बादाम के आकार के होता है। यानी आप बादाम देखे हैं, यानी जो चिनिया बादाम खाते हैं, चिनिया बादाम के अंदर से जो दाना निकलता है जिसको बादाम बोला जा सकता है, वो बादाम जो है वो जिस तरह के आपको बादाम दिखाई पड़ता है उसी तरह से जो है मादा के बोल सकते हैं कि अंडाशय जो है उसी की तरह होता है। यानी बादाम को आप लोग देखे होंगे कि कुछ ऐसा होता है। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है अंडाशय भी जो है इसी तरह से होता है। अंडाशय क्या होता है? इसी तरह से। अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी यानी ओवरी का स्ट्रक्चर जो है बादाम के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? बादाम के जैसा। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो एक को लाइक और दूसरा में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो है इससे भी बेहतर वीडियो हम बनाएं। तो ये बात आप लोग के पता हो गया। दूसरा बात इसमें लिखा है कि अंडाशय का लंबाई जो है लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर का होता है। यानी बोल सकते हैं कि अंडाशय का लंबाई कितना होता है? 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। दूसरा, इसका संख्या जो है 2 होता है। संख्या कितना होता है? 2। यानी अंडाशय 2 होता है। एक देखिए यहाँ पे एक अंडाशय हो गया और एक अंडाशय यहाँ पे हुआ, यानी अंडाशय 2 होता है। अंडाशय की संख्या कितना? 2। अगर जोड़ा में पूछे कि अंडाशय की जोड़ा कितना होता है, तो 1 जोड़ा होता है। जोड़ा में पूछे तो 1 और संख्या में पूछे तो 2।
क्योंकि हम लोग चप्पल जो है पहनते हैं तो 2 चप्पल मिला करके एक जोड़ा बोला जाता है। उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है 2 अंडाशय होता है, यानी ओवरी कितना होता है, ओवरी की संख्या कितना होता है, 2 होता है। लेकिन जोड़ा में अगर पूछा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी मादा जनन तंत्र में जो है अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2। अब पूछेगा कि मादा जनन तंत्र में जो है कितने जोड़े अंडाशय होते हैं, तब बोलना है 1। चलिए ये बात भी आप लोग के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा गया है इसका कार्य, इसका काम क्या है भाई, इसका काम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो काम इसका है अंडाणु तथा अंडा का निर्माण करना। इसका काम क्या है, अंडाणु का निर्माण करना यानी अंडा का निर्माण करना। मुख्य रूप से इसका काम जो है ये जो आपको अंडा दर्शाया गया है, देखिए यहाँ पे अंडा, यहाँ पे अंडा दर्शाया गया है, इसी को अंडाणु बोलते हैं। ये अंडाणु को निर्माण करता है, यानी अंडाशय का मुख्य रूप से काम क्या है, अंडाणु का निर्माण करना। अब अंडाणु क्या होता है सर, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग के बॉडी से यानी नर जनन तंत्र से जिस तरह से हम लोग के शिश्न से जो है वीर्य निकलता है यानी स्पर्म निकलता है यानी शुक्राणु निकलता है, उसी तरह से मादा के जनन तंत्र से जो है अंडाशय से क्या बनता है, अंडाणु बनता है। यही अंडाणु जो है शुक्राणु से मैच करके यानी निषेचन करके संतान का निर्माण करता है, यानी संतान उत्पन्न करता है, संतान पैदा करता है, ऐसा बोल सकते हैं। बोलिए बात समझे, यानी बोल सकते हैं कि ये अंडाशय है, अंडाशय जो है अंडाणु निर्माण कर दिया और अंडाणु जो है नर के शुक्राणु से जो है ये निषेचन करेगा और निषेचन करके जो है ये क्या बना लेता है, जाइगोट। क्या बनाता है, जाइगोट। यानी इतना बात तो आप लोग समझ गए हैं, यानी क्या बोल सकते हैं कि भ्रूण का निर्माण करता है। कौन करता है, कौन करता है, तो अंडाणु और शुक्राणु मैच करके यानी निषेचन करके। ठीक, तो एक बात और समझिएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है अंडाशय 2 को होता है, एक अंडाशय लेफ्ट साइड और एक अंडाशय राइट साइड, यानी अंडाशय की संख्या 2 होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली बात क्या है कि इसमें अंडाशय 2 को होता है, तो इसमें बारी बारी से काम करते हैं, यानी जनवरी में ई वाला अंडाशय काम करेगा तब जनवरी में ई वाला बंद रहेगा, यानी फरवरी में ई वाला चालू होगा तब फरवरी में ई वाला बंद रहेगा, यानी बारी बारी से इसमें अंडाशय काम करता है। माने अब की बार ई अंडाणु के बनावेगा तो ई नहीं बनावेगा, अगर ई बनावेगा तो ई नहीं बनावेगा, यानी 1 महीना गैप कर करके बोल सकते हैं कि जनवरी में ई काम कर रहा है तब फरवरी में ई काम जनवरी में ई काम नहीं करेगा। अगर फरवरी में ई अंडाणु बनाने का काम कर रहा है तो ई फरवरी में अंडाणु बनाने का काम नहीं करेगा, यानी बारी बारी से करता है। बोल सकते हैं कि ऐसा आपको समझ रखना होगा, ये चीज़ आपको पूछा जा सकता है। चलिए ये चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा इसका काम क्या है कि अंडाशय से 2 हार्मोन बनता है, यानी अंडाशय से जो है 2 हार्मोन निकलता है, दो हार्मोन ही निकालता है। हार्मोन का नाम क्या है, तो एस्ट्रोजन और दूसरा जो है प्रोजेस्टेरोन, यानी हार्मोन 2 निकलता है, 2 हार्मोन अंडाशय से निकलता है। कौन कौन हार्मोन, एक एस्ट्रोजन दूसरा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन दूसरा प्रोजेस्टेरोन, यानी हार्मोन 2 निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब दोनों हार्मोन का काम क्या होता है, से बात के भी समझिएगा। इसमें काम ये होता है कि यहाँ पे देखिए अगर एस्ट्रोजन के बारे में लिख भी दिया है कि यह हार्मोन जो है स्तन को विकास करता है, यानी बोल सकते हैं कि महिला के जो क्या बोला जा सकता है कि दूध का थैली जो होता है यानी स्तन जो होता है, चेस्ट जो होता है, उसको मुख्य रूप से बड़ा करने में यानी साइज में उभार करने में यानी विकास करने में मदद करता है। कौन सा हार्मोन करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, यानी जिस महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा रहेगा उसका स्तन यानी बोल सकते हैं उसका मिल्क ग्लैंड बड़ा बड़ा रहेगा, यानी उसका छाती जो है बड़ा बड़ा रहेगा। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड पॉइंट आपका लिखा गया है कि प्रोजेस्टेरोन, दूसरा हार्मोन कौन सा निकलता है अंडाशय से, तो प्रोजेस्टेरोन निकलता है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या रहता है कि यह हार्मोन जो है महिला को जो है मासिक धर्म चक्र को नियंत्रण करता है, यानी बोल सकते हैं कि महिला का जो है 1 महीना पर क्या निकलता है, मासिक चक्र निकलता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है ब्लीडिंग होता है, उस ब्लीडिंग को जो है पूरा नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करेगा, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है मुख्य रूप से जो है मासिक धर्म को जो है
ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए हैं, यानी बोल सकते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में जो है आप समझ गए हैं। दूसरा चीज यहाँ पे नोट पॉइंट एक और लिखा गया है कि अक्सर 45 से 55 वर्षों की आयु में अंडाशय जो है अंडा बनाना बंद कर देता है। यानी बोल सकते हैं कि ये अंडाशय जो है ये पूरा समय तक अंडा नहीं बनाता है, ये एक सीमित समय तक बनाता है। जिसे हम लोग जो है, हम लोग के शुक्राणु जो होता है, यानी बोल सकते हैं कि टेस्टिस जो होता है वो हम लोग के जीवन भर शुक्राणु बनाता है। टेस्टिस का काम क्या है, जीवन भर शुक्राणु बनावेगा। लेकिन महिला में ऐसा नहीं है। महिला के अंडाशय जो है ये मुख्य रूप से 45 वर्ष तक और नहीं तो फिर 55 वर्ष तक जो है महिला में अंडाणु बनाने का कार्य करता है। अगर किसी महिला का 55 वर्ष से ज्यादा उम्र हो जाता है तो महिला संतान पैदा करने की क्षमता उसमें नहीं रहेगी, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंडाशय जो है, ये अंडाशय अंडा बनाना ही बंद कर देगा। जब ये अंडा बनाना बंद कर देगा तब फिर अंडा नहीं बनावेगा, तो शुक्राणु जाएगा तो शुक्राणु निषेचन करवे नहीं करेगा। और जब निषेचन नहीं करेगा तो संतान उत्पन्न कैसे लेगा, नहीं ले सकता। तो यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता है कि जब अंडाशय अंडाणु बनाना बंद कर देगा तब महिला संतान पैदा कर सकती है, ऐसा नहीं है। यानी संतान पैदा नहीं कर सकती है कब, 55 वर्ष की उम्र से बाद, 55 वर्ष की उम्र के बाद यानी संतान पैदा नहीं कर सकता है। इतना बात आप लोग समझ गए। यही चलते जो है लोग जो है समय के अनुसार अपना शादी विवाह भी कर लेना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए। यानी और हम लोग में ऐसा नहीं है, नर जो है अगर उसको बोल सकते हैं कि 90 वर्ष की उम्र भी हो गया है, यानी 100 वर्ष की उम्र भी हो गया, तब पर भी उसको अगर शादी कर दिया जाए तो वो संतान पैदा कर सकता है। लेकिन महिला में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग में ऐसा ही चलते हैं क्योंकि हम लोग के शुक्राणु, हम लोग के जो वृषण जो होता है वो हमेशा शुक्राणु बनाने का कार्य करता है। लेकिन महिला में ऐसा नहीं है। महिला में ये होता है कि अंडाशय जो है वो काम करना बंद कर देता है। कब? 55 वर्ष के बाद। इस चीज के भी ध्यान रखिएगा। यहां तक तो आप लोग बात क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम लोग कुछ फिलोपियन नलिका के बारे में पढ़ लेंगे कि फिलोपियन नलिका क्या है। तो फिलोपियन नलिका के बारे में जो है बारी बारी से पॉइंट्स को देखते हैं और समझते हैं क्या क्या है। यहाँ पे लिखा गया है फिलोपियन नलिका के बारे में कि यह अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। यह जो है अंडाशय, यानी बोल सकते हैं कि ये अंडाशय है और ये गर्भाशय है। अंडाशय और गर्भाशय ये दोनों को जो है जोड़ने का काम कौन करता है? फिलोपियन नलिका। फिलोपियन नलिका मुख्य रूप से इसी को बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको। ये जो नली नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, नली जैसा संरचना, नली के जैसा आकार जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग फिलोपियन नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलोपियन नलिका। इस फिलोपियन नलिका में काम समझिएगा क्या होता है। इस फिलोपियन नलिका का काम क्या होता है कि ये जो गर्भाशय ये गर्भाशय को जोड़ता है किससे? अंडाशय से। यानी बोल सकते हैं कि अंडाशय और गर्भाशय दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? तो फिलोपियन नलिका। जिस तरह से बोल सकते हैं कि हम लोग के मान लीजिए कि इस साइड से उस साइड पार होने के लिए पुल बनाया जाता है, तो इस साइड से उस साइड पुल बनाया गया पार होने के लिए, उसी तरह से जो है शुक्राणु को आने और जाने के लिए जो है, शुक्राणु को जाने के लिए जो है एक रास्ता बनाया गया है, जिस रास्ता का नाम है फिलोपियन नलिका। यानी गर्भाशय और अंडाशय, गर्भाशय और अंडाशय ये दोनों को जोड़ने का काम करेगा कौन? फिलोपियन नलिका। ये चीज के ध्यान रखिएगा। और सुनिएगा, ये लगभग जो है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यानी बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि फिलोपियन नलिका जो होता है उसका लंबाई जो है, इसका लंबाई जो है कितना होता है? 10 से 12 क्या सेंटीमीटर? 10 से 12 सेंटीमीटर। यानी फिलोपियन नलिका का लंबाई जो है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। यहां तक आप बात समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट आपको लिखा गया है कि यहीं पर निषेचन होता है। मुख्य पॉइंट यही है। यानी बोल सकते हैं कि हम लोग के शुक्राणु यहां से गया, मान लीजिए कि हम लोग संभोग किए, महिला के साथ में संपर्क में है, यानी बोल सकते हैं कि उसके साथ संभोग किए, और संभोग करने के दौरान जो है हम लोग शुक्राणु महिला के अंदर छोड़े,
और शुक्राणु छोड़ने के बाद जो है ये शुक्राणु जाएगा कहाँ जाएगा, तो फिलोपियन नलिका में। और फिलोपियन नलिका के पास जो है अंडाणु जो है आकर के इंतजार करता है। क्या करता है? इंतजार करता है कि अंडाणु आएगा तो उससे मैच कर जाएंगे। यानी अंडाणु इंतजार करेगा किसको? शुक्राणु को। शुक्राणु जैसे आएगा अंडाणु से मैच कर जाएगा, और मैच करने के बाद जो है वो क्या बोल सकते हैं कि भ्रूण का निर्माण कर लेता है, संतान का उत्पत्ति कर लेता है। तो यहाँ से शुक्राणु जाएगा और शुक्राणु कहाँ जाएगा? फिलोपियन नलिका में। सर ये फिलोपियन नलिका में अंडाणु कैसे चलाता है? तो फिलोपियन नलिका में अंडाणु इस तरह से आता है। देखिए ये जो है ये क्या है? अंडाशय है। अंडाशय में अंडाणु बन गया, यानी अंडा बन गया, और हमेशा एक ही अंडा बनता है। एक महीना में एक ही अंडा बनता है। किसमें? अंडाशय में। यानी बोल सकते हैं कि अंडाशय में मंथली में जो है एक ही अंडा बनता है। मान लीजिए कि इसमें अंडाशय में जो है अंडाणु का निर्माण हो गया। अब अंडाणु का निर्माण होने के बाद ये जो फिम्बरी है, बोल सकते हैं फिम्बरी, ये फिम्बरी का मुख्य रूप से काम क्या है कि अंडाशय में अंडाणु जो बनेगा उसको पकड़ करके फिलोपियन नलिका के पास पहुंचा देगा। कहाँ पहुंचा देगा? फिलोपियन नलिका के पास पहुंचा देगा। तो इसमें बना क्या बना? अंडाशय में क्या बना? अंडाणु बना। इस अंडाणु को जो है ये जो फिम्बरी अंगुली जैसा संरचना आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये अंगुली जैसा संरचना जो है पकड़ेगा अंडाणु को और पकड़ करके फिलोपियन नलिका के पास पहुंचा देगा। और फिलोपियन नलिका के पास पहुंचाने के बाद जो है शुक्राणु जब जाएगा तो इसे संलग्न करेगा, यानी मैच करेगा, निषेचन करेगा, और निषेचन करने के बाद जो है संतान उत्पत्ति होता है। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है संतान का उत्पत्ति होता है, किस तरह जो है महिला में जो है निषेचन का क्रिया जो है होता है, यानी निषेचन का घटना किस तरह से होता है। यहाँ तक की बात आप लोग को कंप्लीट हो चुका होगा। दूसरा बात इसमें और विशेष तो नहीं लिखे हैं, लेकिन अगला वीडियो में जो है हम लोग ले करके आवेंगे किसके बारे में? गर्भाशय के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा जो है हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो एंडोडर्मिक और मेसोडर्मिक के बारे में। ये तीन चीज़ें अगला बार कवर करेंगे। तीन चीज़ कौन कौन? एक गर्भाशय कवर करेंगे, दूसरा एंडोडर्मी कवर करेंगे कि डर्मिस क्या है, और दूसरा मेसोडर्मिस क्या है। ये तीन चीज़ के बारे में जो है अगला वीडियो में जो है हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है दो टॉपिक कवर किए। दो टॉपिक कौन कौन कवर किए? एक अंडाशय कवर किए और दूसरा फिलोपियन नलिका कवर किए। और थोड़ा थोड़ा हम लोग फिम्बरी के बारे में भी पढ़ लिए। फिम्बरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही जानना है। इसका मुख्य रूप से काम है कुछ कि अंडाशय में अंडा जो बनेगा वो अंडा के पकड़ करके फिलोपियन नलिका तक पहुँचाना, बस यही इसका काम है, और कोई विशेष काम नहीं है। तीसरा चीज़ जो है फंडस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये फंडस के बारे में हम कुछ चीज़ का अभी ही बता देते हैं। देखिए फंडस का काम ये होता है कि जस्ट जो है गर्भाशय के ऊपर होता है। गर्भाशय के ऊपर एक खोखला जैसा संरचना होता है, यानी उभरा जैसा संरचना होता है, ढाल जैसा उभरा जैसा संरचना होता है। ये उभरा जैसा संरचना जो है काम क्या करता है कि जब संतान पैदा होता है उस समय जो है ये पुश करता है। पुश कहें तो ये ढकेलता है, यानी नीचे की ओर पुश करेगा, धक्का मारेगा, और धक्का मारने के बाद जो है संतान पैदा होता है। मुख्य रूप से इसका फंडस का काम यही है। तो अब ज़्यादा बताएंगे, इतना ही बताएंगे, ज़्यादा विशेष तो नहीं बताएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।